मुगल साम्राज्य, ये नाम सुनते ही दिमाग में कैसी तस्वीरें बनती हैं? शायद ताजमहल की, कोहिनूर की चमक की, या फिर अकबर और औरंगजेब जैसे ताकतवर बादशाहों की। यह कहानी है एक ऐसे साम्राज्य की जिसने हिंदुस्तान के नक्शे को ही नहीं बल्कि उसकी तकदीर को भी हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए इस शानदार सफर पर निकलते हैं। हम शुरुआत करेंगे बाबर के हमले से, फिर देखेंगे कि कैसे यह साम्राज्य बनते बनते बिखर गया और अकबर ने इसे एक नई जान कैसे दी। हम इसके सुनहरे दौर से गुजरेंगे, औरंगजेब के दौर को समझेंगे और आखिर में यह जानने की कोशिश करेंगे कि इतना बड़ा साम्राज्य आखिर अपने ही बोझ तले कैसे दब गया। हमारी कहानी की शुरुआत होती है जहीरुद्दीन मोहम्मद से, जिसे दुनिया बाबर के नाम से जानती है। बाबर यानी शेर, और ये नाम कोई मामूली नाम नहीं था। उसकी रगों में उस दौर के दो सबसे बड़े, सबसे खतरनाक विजेताओं का खून दौड़ रहा था। जरा सोचिए, एक तरफ तैमूर लंग का वंशज, तो दूसरी तरफ चंगेज खान का। इस विरासत ने बाबर को सिर्फ एक बड़ा नाम ही नहीं दिया, बल्कि दुनिया जीतने की एक ऐसी जबरदस्त भूख भी दी, और यही भूख उसे मध्य एशिया से खींचकर हिंदुस्तान ले आई। अच्छा, बाबर की जीत का एक बहुत बड़ा राज थी उसकी तुलुगमा युद्ध नीति। ये कमाल की तरकीब थी। वो अपनी सेना को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देता था और फिर दुश्मन को चारों तरफ से घेरकर हमला करता था। और जब इस घेराबंदी के साथ उसकी तोपें गरजती थीं, तो सामने चाहे कितनी भी बड़ी फौज क्यों ना हो, उसके पांव उखड़ जाते थे। और नतीजा, महज 4 साल के अंदर पानीपत से लेकर घाघरा तक एक के बाद एक 4 बड़ी लड़ाइयां जीतकर बाबर ने पूरे उत्तरी भारत पर अपना कब्जा जमा लिया। ये सिर्फ लड़ाइयां नहीं थीं, ये असल में मुगल साम्राज्य की नींव के वो 4 मजबूत पत्थर थे। लेकिन देखिए, एक साम्राज्य को जीतना एक बात है और उसे संभाले रखना बिल्कुल दूसरी। बाबर के बाद कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जहां यह नया नवेला साम्राज्य शुरू होने से पहले ही खत्म होने की कगार पर आ गया था। हुआ यह कि बाबर के बेटे हुमायूं के हाथ से सत्ता रेत की तरह फिसल गई। उसे शेरशाह सूरी जैसे एक जबरदस्त योद्धा ने हराकर हिंदुस्तान से बाहर निकाल दिया। और शेरशाह सिर्फ एक लड़ाका नहीं था, बल्कि वो एक बेहतरीन शासक भी था। उसने सड़कें बनवाई, आज जो हम रुपया इस्तेमाल करते हैं उसकी शुरुआत की। मतलब ऐसे ऐसे सुधार किए जो आगे चलकर खुद मुगलों के बहुत काम। शेरशाह ने एक बार कहा था, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग हिंदुस्तान का साम्राज्य खो चुका था। यह बात उस दौर की हकीकत को दिखाती है। मतलब जीत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सत्ता का खेल इतना नाजुक था कि एक छोटी सी गलती सब कुछ तबाह कर सकती थी। हुमायूं की अचानक मौत के बाद महज 13 साल की उम्र में सल्तनत की बागडोर आई अकबर के हाथों में। और यही वो लड़का था जिसने एक विदेशी हमलावर की हुकूमत को एक सच्चे हिंदुस्तानी साम्राज्य में बदल दिया। अकबर की कामयाबी का सबसे बड़ा राज था उसका फलसफा सुलह कुल, यानी सबके लिए शांति। ये उस जमाने के हिसाब से एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार था। अकबर ये बात समझ चुका था कि इतने बड़े मुल्क पर सिर्फ तलवार के जोर पर राज नहीं किया जा सकता। राज करने के लिए सबको साथ लेकर चलना होगा। और ये सिर्फ खोखली बातें नहीं थी। अकबर ने एक एक करके वो सारे कानून हटाए जो भेदभाव पैदा करते थे, जैसे गैर मुसलमानों पर लगने वाला जजिया टैक्स और तीर्थ यात्रा टैक्स। उसने तो एक इबादत खाना बनवाया जहां हर मजहब के विद्वान एक साथ बैठकर बातें कर सकते थे। ये एक बिल्कुल नए खुले विचारों वाले दौर की शुरुआत थी। अकबर ने जो मजबूत नींव रखी थी, उस पर जहांगीर और शाहजहां एक ऐसी शानदार इमारत खड़ी की जिसकी मिसाल नहीं मिलती। ये मुगल साम्राज्य का सुनहरा दौर था। एक ऐसा वक्त जब खजाना लबालब भरा था, कला और आर्किटेक्चर अपने चरम पर थे और दुनिया भर में मुगलों का नाम था। ये शाही शानो शौकत का पीक था। जहांगीर के दौर में नूरजहां जैसी ताकतवर रानी का दबदबा था, तो शाहजहां के खजाने में कोहे नूर दमक रहा था। लेकिन इस सारी चमक दमक के पीछे तख्त के लिए साजिशों और भाइयों के बीच दुश्मनी का अंधेरा भी घना हो रहा था। और यहीं से कहानी मुगल साम्राज्य के सबसे बड़े विरोधाभास पर पहुंचती है। औरंगजेब, एक ऐसा बादशाह जिसके राज में साम्राज्य अपनी सबसे बड़ी सरहदों तक फैला, लेकिन उसी के दौर में इसकी नींव भी अंदर से खोखली होने लगी। औरंगजेब के लिए तख्त का रास्ता बहुत खूनी था। बादशाह बनने के लिए उसे अपने ही सगे भाइयों से जंग लड़नी पड़ी, उन्हें मरवाना पड़ा। यह एक ऐसी क्रूर लड़ाई थी जिसने न सिर्फ मुगल परिवार को तोड़ा, बल्कि औरंगजेब के आने वाले मुश्किल दौर की एक झलक भी दे दी। सत्ता में आते ही औरंगजेब ने अकबर की नीतियों को जैसे पूरी तरह से पलट कर रख दिया।
जहां अकबर सुलह-ए-कौल यानी सबको साथ लेकर चलता था, वहीं औरंगजेब ने कट्टर इस्लामिक कानून लागू किए। जजिया टैक्स वापस आ गया। कई मंदिरों को तोड़ने के हुक्म दिए गए। अकबर ने जो पुल बनाए थे, औरंगजेब उन्हें एक एक करके तोड़ रहा था। औरंगजेब ने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा लड़ाइयों में गुजार दिया, खासतौर पर दक्षिण भारत को जीतने में। साम्राज्य तो फैलता गया, लेकिन लगातार चलती इन जंगों ने शाही खजाने को लगभग खाली कर दिया और उसकी फौज को बुरी तरह थका दिया। नक्शे पर देखें तो मुगल साम्राज्य अपने सबसे विशाल रूप में था, जिसमें कुल 21 सूबे यानी प्रांत थे। लेकिन यह फैलाव एक बहुत बड़ी कीमत पर आया था। इतना बड़ा साम्राज्य अब संभल नहीं रहा था। नतीजा यह हुआ कि साम्राज्य के हर कोने से बगावत की चिंगारियां उठने लगीं। जाट, सिख, मराठे और यहां तक कि राजपूत, जो कभी मुगलों के सबसे पक्के साथी थे, अब वो भी दुश्मन बन चुके थे। हालात ये थी कि औरंगजेब का अपना बेटा उसके खिलाफ खड़ा हो गया था। इन विद्रोहों को दबाने में ही साम्राज्य की सारी ताकत और पैसा खत्म हो रहा था। तो आखिर में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या मुगल साम्राज्य का पतन होना तय था या ये सिर्फ एक बादशाह की नीतियों और फैसलों का नतीजा था? खैर, जो भी हो, मुगलों की कहानी हमें एक बात तो जरूर सिखाती है कि जो साम्राज्य अलग अलग संस्कृतियों को जोड़ने की कला से बनता है, वो उसी जुड़ाव को तोड़ने की एक गलती से बिखर भी सकता है।